ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। यस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक सेकेंड। फाइन। यस, शोएब, गुड मॉर्निंग शोएब। तो बच्चों, कल हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, थियोरी ऑफ डिमांड। कल हमारा उसका फर्स्ट लेक्चर था। आज हमारे इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। अभी कल हमने कहाँ तक क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिया था सर? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ डिमांड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिमांड, है ना। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो डिमांड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस फिर हमने बात किया था चेंज डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का हमने डिफरेंस चेक किया था। साथ ही साथ हमने देखा था डिमांड कर्व के बारे में, डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड की हमने बात की थी। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ तो भी हम लोगों ने कल तक पढ़ा था। अभी दो फैक्टर्स की हमने बात की थी जितना मुझे याद आ रहा है, तो उसके, है ना, तो उसके आगे का फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। आपने जो आपके प्रीवियस थे दोनों देख लिए, आपके दो पेंडिंग थे ना, दोनों कर लिए? आपको आया समझ में सब? कुछ दिक्कत है तो पूछो। अभी तक सब क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड या इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक ही बात पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो आपके थ्रू जो जानकारी मिल रही है वो बिल्कुल सत्य है। तो देखिएगा, फैक्टर्स को ही अभी हम पहले कंटिन्यू कर रहे हैं, वो फैक्टर्स को हम पहले करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो पहला फैक्टर हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो हमने देखा था कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी नाम प्राइस का आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड के साथ ही उसका रिलेशनशिप बिठाना है। इनवर्स रिलेशन था, ये हमने चेक किया था। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर था, सेकंड फैक्टर वाज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या जैसे आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है। दोनों सेम बात है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर का रिलेशन है किसके साथ? डिमांड के साथ, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज अ रिलेशनशिप विद डिमांड ऑफ द कमोडिटी। हाउ इट इज रिलेटेड टू द डिमांड? How income is related to the demand? Income is directly, or we can say positively related to the demand. Positively related, directly related, which means if income of the consumer increases, demand of that commodity will increase, and subsequently if income of the consumer decreases, demand of that particular commodity will decrease. ये एक नॉर्मल केस है, डिफॉल्ट केस है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स ऐसा होता है। और हम हमेशा जब भी इकोनॉमिक्स में कोई गुड्स का नाम लिया जाता है, किसी भी कमोडिटी का नाम लिया जाता है, तो समझ लेना बाय डिफॉल्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल गुड्स ओनली। नॉर्मल गुड्स मैंने बताया था ऐसा गुड्स जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। बट बात ये आती है कि सर लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर मैंने बताया था दूसरे तरह का गुड्स, दैट इज द इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स जनरली वो होता है जो लोग जो होता है जिनका इनकम लेवल कम होता है, वो जनरली उन इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम करते हैं। ऐसे गुड्स जिनका क्वालिटी लो होता है, जिनका प्राइस लेवल भी लो होता है, उसको हम इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। एंड इंफीरियर गुड्स शोज अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट मतलब वहां पे इनकम का इंफीरियर गुड्स के साथ में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। विच मीन्स इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस तो वो गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा, एंड इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस तो वो गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ तो भी हमने कल तक पढ़ा था। आगे के फैक्टर्स की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट जो फैक्टर आपको, पुरानी चीजें किसने, हाँ सस्ती चीजें, हाँ पुरानी चीज तो मैंने कभी बोला ही नहीं। कब बोला मैंने पुरानी चीजें? चीप गुड्स बोला था, पुरानी चीज तो कभी नहीं बोला। माँ कसम, मैंने पुराना तो नाम लिया ही नहीं मैंने कभी। कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं ठीक है। अरे इतना क्या दिल पे लेता तू बात को? तेरा गुस्सा खराब है बेटा, तू गुस्सा, हाँ हाँ। चीप, हाँ। एडिडास, एबिबास, तो एबिबास
इंफीरियर गुड्स है। अब क्लियर है? एक तो फोन ले रहा है, नहीं एप्पल का, वहीं तो दूसरी तरफ फोन ले रहा है फिर एमआई का, तो कहीं ना कहीं एमआई उससे कंपैरिजन में इंफीरियर वन ही हुआ ऐसा। और तो एमआई भी नहीं लेके पता नहीं एक अलग ही कंपनी लाके ले रहा है, सेल का टेल है ना, चाइना का अलग ही एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो वो गजब, वो टेक्नो है ना, ये सब क्या है, इंफीरियर गुड्स है। पबजी नॉर्मल गुड, फ्री फायर इंफीरियर गुड, बेस्ट एग्जांपल। फौजी गिफिन गुड, फौजी गिफिन गुड, ये बताऊंगा क्या चीज गिफिन गुड क्या होती है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ, मैं तो एग्जांपल दे रहा था यार इंफीरियर गुड्स का। हम हाँ, किशोर कुमार के गाने नॉर्मल गुड्स, उसका रीमिक्स वर्जन इंफीरियर गुड्स, समझ रहे हो ऐसा। यस, गुड मॉर्निंग ज्ञानती। तो बच्चों तीसरा जो फैक्टर बात कर लें जो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, तीसरा फैक्टर है बच्चों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। समझते हैं पहले इसको, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज रिलेटेड गुड्स। क्या हो गया, मुझसे पूछो, उससे मत पूछो। हाँ, वो बच्चा भी कुछ सीखने आया है ना, तो उसको सीखने दो, लेट हिम फ्लाई। नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स का प्राइस। तो सबसे पहले यहां पे सवाल आता है कि सर रिलेटेड गुड्स का प्राइस तो ले लेंगे, बट व्हाट इज रिलेटेड गुड्स, हु आर रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स कौन होते हैं। तो क्या कोई मुझे डिफाइन कर सकता है व्हाट आर रिलेटेड गुड्स। ओके वेरी गुड, हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि बेसिकली ऐसा देखने को मिलता है, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं फिर तुमको कुछ और बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी वाइफ का अपहरण हुआ था, किसकी वाइफ किडनैप हुई थी, हाँ राम जी की वाइफ किडनैप हुई थी, और पूंछ में आग किसके लगी थी, दे आर रिलेटेड गुड। अपहरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभी तो बोला था मैंने, हाँ किडनैप अभी बोला था। तो किडनैप हुई सीता जी, परेशान हुए हनुमान जी, तो दोज आर रिलेटेड गुड्स। कि किसी और की बीवी वो हो गई किडनैप और बेचारे हनुमान जी हमारे क्या हो गए, परेशान, तो कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो ये होते रिलेटेड गुड्स, मतलब किसी एक का प्राइस चेंज हो रहा है और दूसरे वाले की डिमांड चेंज हो रही है। किसी और कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से जब दूसरी कमोडिटी की डिमांड में क्या आता है, चेंज आता है, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल का प्राइस आज 95 रुपीज पर लीटर है, कल 200 रुपए पर लीटर हो गया, तो उसके कारण जो फ्यूल पे चलने वाले जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो मोटर व्हीकल्स हैं, उनका डिमांड क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी वाले जो है उनका डिमांड बढ़ सकता है। आप समझ रहे हो, अभी बजट के आप लिंक कर सकते हो, बजट के अंदर सीतारमन जी ने परसों एक अनाउंसमेंट किया था, परसों किया था ना, क्या किया था कि रेलवे जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, नहीं मॉडिफाई नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू चलेगा। जितनी भी ट्रेन है इंडिया में सारी की सारी ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। हाँ 2035 तक, नहीं 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 इतना दूर थोड़ा ना गया, 2025 तक ही। हाँ अच्छा एक बात बताओ मुझे, अजमेर में जो ट्रेन चल रही थी वो सारी डीजल वाली चल रही थी बेटा, अब इलेक्ट्रिसिटी तो अब लगी है, अब चलेगी अजमेर में, और वो भी सिर्फ उदयपुर से दिल्ली तक। हाँ तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी चलती हैं। मतलब मैं तो इसको बता रहा हूँ, ये जो मुझे ज्ञान फैल रहा है ना उसका। हाँ तो अभी काफी समझो डीजल का, समझो इसके पीछे भी स्ट्रेटेजी समझना तुम गवर्नमेंट की। अभी जो ट्रेन चलती है वो किस पे चलती है, डीजल पे चलती है, जितने भी इंजन वगैरह हैं डीजल पे चलते हैं। तो गवर्नमेंट को पता है डीजल का प्राइस लगातार बढ़े आ रहा है, क्यों बढ़े आ रहा है, क्योंकि उसका डीजल का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो दूसरे लोग का डिमांड को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो गवर्नमेंट के पास खुद के पास जो इलेक्ट्रिक जो इंजन हैं उनमें डीजल का डिमांड कम कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो उन्होंने क्या कर दिया, डीजल का इंजन ही बंद करने की बात है और सारे के सारे किस चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितना डीजल का खपत होता था, कंजम्पशन होता था, अब वो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जिससे कि क्या होगा, डीजल का प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होगा। ये गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म आप समझ सकते हो कि व्यू है, विजन है। बट अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे, उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं डिमांड पे असर पड़ेगा, किसकी, डीजल की। इलेक्ट्रिसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, वो तो डायरेक्ट है, डीजल की डिमांड कहीं ना कहीं क्या होगी, इससे थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पे एक में चेंज आने की वजह से कहीं ना कहीं दूसरे में चेंज आ रहा है, हाँ सर, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटेड गुड्स।
ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स को अगर डिफाइन करना हो तो हम ऐसा बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स वेयर प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट, अफेक्ट्स बोला है मैंने, ठीक है, अफेक्ट्स दी डिमांड, डिमांड लिख रहा हूं, ध्यान रखना क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखा है, क्योंकि ये फैक्टर्स अदर देन प्राइस में आता है ये, है ना। हाँ, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, यस। तो ऐसे दो कमोडिटीज को फिर हम प्यार से क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। आई बात समझ। इसके लिए हिंदी में कहावत भी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शादी किसी और के घर में हो रही है, दीवाना कोई और हो रहा है, परेशान कोई और हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दे आर रिलेटेड गुड्स। द सेम केस इज हियर इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, के प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, किसी दूसरी कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ और उसके कारण डिमांड किसी और का चेंज हो गया, तो ये क्या है, रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स के दो टाइप्स देखने को मिलते हैं आपको। कितने टाइप्स देखने को मिलते हैं, दो टाइप्स। रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। यस सर, एक तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड बच्चों, तुम लोग हंसो हंसो, वेरी गुड। हाँ, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। दो ही तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं बेटा, ज्यादा नहीं होते, दो ही, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट पता है ना क्या, कि सर ऐसे गुड्स जो क्या कर सकें, विच कैन बी रिप्लेस्ड, कैन बी रिप्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ अदर, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे क्रिकेट में होता है, कोई फील्डर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा फील्डर भेज देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वो कहलाता है सब्स्टिट्यूट गुड। यानी एक कमोडिटी की जगह जब आप उसको वो नहीं मिल पा रही है तो उसकी जगह किसी और का सहारा ले रहे हो। जब अंग्रेजी नहीं मिल रही तो देसी का सहारा ले रहे हो। क्या क्या, हाँ लैंग्वेज, एग, एग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है? पता नहीं क्या ही समझ रहे हो तुम लोग। तो क्या क्या बोल रहे हैं, अच्छा खैर नहीं, मैं नहीं समझा। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये नहीं मिला तो दूसरा सही, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दीज आर दोस, आ जा, दीज आर दोस विच कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। जैसे आपकी, हमारे मम्मी पापा दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। फिर फिर और बताओ, ऐसी चीजें जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, पार्ले जी और चाय, है ना। चाय और शुगर फिर भी इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं, डेडली कॉम्बिनेशन नहीं जितना पार्ले जी और चाय का है। क्या बोलते हो, अग्री करता है तू मेरे साथ? हाँ ठीक है। रजनीगंधा और तुलसी, हाँ दम था इस बात में, ठीक है। हैं, विमल और केसर, अच्छा हाँ, विमल के दाने में है केसर कहाँ, बिल्कुल विमल और केसर, ठीक है। लिकर और साथ में चखना, ठीक है। इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया के गाने कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मानते हो बात? तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे ऐसे ही होता था पहले, सारे इमरान हाशमी जब आया था तो हिमेश रेशमिया के गाने होते थे सारे उसकी पिक्चर में, क्या। दूसरा चीज का एग्जांपल दे सकता था मैं उसमें। खैर, तो ऐसी चीजें जो एक दूसरे के यूज को क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट देती हैं, जिनको आप साथ साथ कंज्यूम कर सकते हो, जिनको अलग नहीं किया सकता, जैसे सीताराम अलग नहीं किया सकता, तो ये गुड्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। कार एंड पेट्रोल, कार और डीजल, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो ये दो तरह के क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं समझना, ये क्या करते हैं, सुन बेटा मेरी बात। अगर दो सब्स्टिट्यूट गुड्स लेके चलते हैं अपन सबसे पहले, है ना, किसको लेके चलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स को, तो यहां पे कहीं ना कहीं क्या होगा, प्राइस ऑफ
सब्स्टिट्यूट गुड्स, ब्रेड और बटर, ठीक है ज्ञानती, ये भी सही है बेटा, तू बोल रही है सही है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या करता है, अफेक्ट दी डिमांड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट गुड। अभी तुम जो भी सोच सको वो तुम सोच लेना, ठीक है। मियां और खलीफा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। देखो कॉपीराइट आ जाएगा, इस पे क्यों कॉपीराइट आएगा, गाना थोड़ा प्ले कर दिया मैंने इधर। ओके, अब देखो, तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या करता है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करता है। कैसे करता है समझना, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स लेके चलते हैं, पेप्सी और कोला। 10 रुपए की पेप्सी, ये वाला बंदा है सेक्सी, समझ रहे हो। तो पेप्सी और कोला ये दो क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं कहीं ना कहीं। ओके, अभी समझो दोनों का प्राइस है 10 रुपीज, 10 रुपीज। ओके, अभी क्या हो गया, पेप्सी का प्राइस 10 से बढ़ के हो गया मान लो 12 रुपया। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ कुछ कंज्यूमर जो पैसे की परवाह करते हैं वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड को शिफ्ट कर लेंगे, पेप्सी से किसकी तरफ मूव कर लेंगे, कोला की तरफ। कोला वाले ने कुछ भी नहीं करा, कोक वाले ने कुछ भी नहीं करा, उसके तो कोई चेंज ही नहीं आया, उसके बैठे बैठे क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुआ, और पेप्सी का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कोक की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, एक कमोडिटी की प्राइस दूसरी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। तो प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स क्या करता है, इस तरीके से एक कमोडिटी का प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। अब सर रिलेशन क्या बैठा इनके बीच का, रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन कैसे सर, समझे नहीं, कि बेटा प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स क्या हुआ था, इंक्रीज, और डिमांड, एक मिनट सब्सिट्यूट ने लिख के इसको मैं लिख लेता हूं, पेप्सी का है ना, प्राइस ऑफ पेप्सी, एक सेकेंड से ज्यादा से अपने को दिखेगा। अरे तेरे को जो पीना पी यार, तू क्यों चिंता कर रहा है। तो प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज हुआ था, जिसके कारण डिमांड ऑफ कोक इंक्रीज हो गया। तो क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो पॉजिटिव रिलेशन है यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है ना, बिटवीन प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द डिमांड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट गुड्स। नाउ इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अच्छा अच्छा अच्छा, और अगर यहाँ पे मान लो प्राइस अगर पेप्सी का कम होगा तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फिर सब पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पेप्सी सस्ती मिल रही होगी, है ना, पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, नाउ अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सर मैंने आपको बताया ऐसी चीजें जो साथ साथ कंज्यूम की जाती हैं, है ना, बिजली और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, है ना, मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन, है ना, अच्छा मोबाइल फोन और चार्जर, है ना। ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो एप्पल वालों ने अलग कर दिया, बोले चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा, ये कोई बात होती है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं यार, दोनों का एक दूसरे के बिना यूज अधूरा है, खैर उनकी इच्छा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सर दीज आर दोज गुड्स विच कॉम्प्लीमेंट द यूज ऑफ ईच अदर। और ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पे आपको इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड द डिमांड, मैं ध्यान रखना डिमांड लिख रहा हूं, क्वांटिटी डिमांडेड यूज में नहीं ले रहा हूं, एंड द डिमांड ऑफ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे मेरे कहने से कैसे मान लोगे, मैं कुछ भी बोलूंगा तो मान लोगे क्या, है ना, सही बात है क्या, सही बात है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हाँ चलो दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के नाम बोलो फटाफट फटाफट बोलो, टाइम नहीं मेरे पास। पेट्रोल और कार, डीजल और व्हीकल, ओके, डीजल,
डीजल और कार का एग्जांपल दिया है भैया जी ने। अब समझो सुन मेरा बेटा, मेरी बात सुन। अगर प्राइस ऑफ कार इंक्रीज हुआ, यानी कारें महंगी हो गई, तो क्या होगा? लोग कारें कम खरीदेंगे। अकॉर्डिंगली कार जिससे चलती है यानी कि डीजल से, तो डीजल की डिमांड क्या हो जाएगी? डीजल की डिमांड कम हो जाएगी, है ना? भाई कार का प्राइस बढ़ा तो कार महंगी हो गई, कार महंगी हो गई तो लोगों ने कार खरीदना कम कर दिया, कार खरीदना कम कर दिया तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं डीजल के कंजम्पशन में कमी आई, यानी डीजल की डिमांड कम हो गई। एंड अभी हम मान के चलते हैं कि फ्यूल में सिर्फ डीजल ही अवेलेबल है ना, और कार सिर्फ डीजल वाली अवेलेबल है ना। हाँ, प्राइस ऑफ कार क्या हो गया था? डिक्रीज। कारें सस्ती हो गई। अब कारें सस्ती हो गई तो हम हिंदुस्तानी तो पागल हैं, जो चीज सस्ती होती है उसके पीछे से आंख बंद करके भागते हैं, से पता नहीं क्या हो गया हो, है ना? जो चीज सस्ती दिखी नहीं बस। हाँ, सबके दिमाग में गाना बजने लगता है कोई चीज सस्ती देख के, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, है ना वो वाला। तो प्राइस ऑफ कार डिक्रीज हुआ, अकॉर्डिंगली डिमांड बढ़ गई थी कार की, लोगों ने ज्यादा कारें खरीदी। अब कार ज्यादा खरीदी तो कार चलाने के लिए डीजल चाहिए, तो डीजल का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो अकॉर्डिंगली डीजल का डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है। तो साफ साफ हमको देखने को मिल रहा है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द डिमांड ऑफ द अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों साथ साथ ऊपर जाएंगे, दोनों साथ साथ नीचे आएंगे। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो इस तरीके से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या करता है? दूसरे जो रिलेटेड गुड्स है उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है। बट आपको ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूट में कैसा था और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा था। ओके, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं इसी बात पे। एग्जाम्पल, क्वेश्चन है ये मेरा। टेनिस शूज एंड जीन्स, ब्लू जीन्स, ब्लू जीन्स। टेनिस, चलो टेनिस शूज नहीं, चलो तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे शूज ले लेते हैं। और कौन से दूसरे होते हैं यार? अच्छा, स्नीकर शूज। स्नीकर की स्पेलिंग बता देना। सही है, स्नीकर की स्पेलिंग। चलो ठीक है, स्नीकर वही होता है ना, वो लंबे लंबे चौड़े चौड़े जो होते हैं, लंबे लंबे जो होते हैं, ढेर सारी लेस होती है उसमें। स्नीकर शूज एंड ब्लू जून, ब्लू जून क्या, ब्लू जीन्स, ये दो चीजें हैं, दो कमोडिटीज हैं, है ना? तो क्या हुआ? प्राइस ऑफ शूज इंक्रीजेस एंड जिसकी वजह से डिमांड ऑफ ब्लू जीन्स इंक्रीजेस। बिल्कुल हो सकता है। तो बताइए स्नीकर शूज और ब्लू जीन्स के बीच में क्या रिलेशन है? तो यहां पे आपको समझना है क्या, कि आपको सिर्फ प्राइस को देख के ही रिलेशन बिठाना है, प्राइस और डिमांड के रिलेशन को देख के ही क्या करना है? रिलेशन बिठाना है। अगर आपने ये देखा कमोडिटी का नाम कि ब्लू जीन्स और शूज, तो ब्लू जीन्स और शूज तो क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री। तो अकॉर्डिंगली वहां पे इनवर्स रिलेशन होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? प्राइस ऑफ शूज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ ब्लू जीन्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, विच मीन्स दे आर सब्स्टिट्यूट। तुमको वो नहीं देखना, कमोडिटी का नाम देख के वो नहीं करना है, समझ रहे हो? कमोडिटी का नाम देख के बहकना नहीं है कि यार ये तो जीन्स और शूज तो क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं, वो नहीं। तुमको जो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन दिया है ना, उसको देख के तुमको पता लगाना है कि क्या, किस तरह का गुड्स है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट है। आया समझ में? ऐसे तुम नहीं तो धोखा खा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया, जिसको लिखना था लिखा तुम लोगों ने। ओके, और तुम जो घर पे बैठे हो बाद में इसको पॉज वॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो ये काफी बड़ा बड़ा चल गया इसका, तो ये लिखने में बाप रे, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन। ओके, कोई बात नहीं। नाउ नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं यूज में। अगला जो फैक्टर है जो
किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर सकता है वो है बच्चों टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसका? टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसका? ऑफ द कंज्यूमर। हाँ, कंज्यूमर को ही तो पसंद होगी कोई चीज होगी तो, और तो किसको होगी? तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। तो इधर सीधा सा हिसाब है, इधर ना तो कोई नेगेटिव रिलेशन है ना कोई पॉजिटिव रिलेशन है, ना इनवर्स ना डायरेक्ट रिलेशन, इधर से सीधी सी बात है क्या? इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर is in favor is in favor of any commodity, so accordingly demand of that commodity, yes, will increase। इतना सा तुमको ध्यान रखना बस। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्या कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस कमोडिटी के फेवर में है या उस कमोडिटी के अगेंस्ट है। अगर उस कमोडिटी के फेवर में है मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नहीं 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 नहीं, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस कमोडिटी के अगेंस्ट में है तो डिमांड अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। जैसे सर सर्दियों का मौसम खैर चल ही रहा है, अभी तो दिन में नहीं होती सर्दी पर सुबह रात में तो है, और ठीक है अभी सर्दी बोल सकते हैं, कहने को सर्दी है, ठीक है। इतनी अच्छी सर्दी आ गई है, सोचो 5 डिग्री तक टेम्परेचर गया है। तो सर्दियों में किस चीज की डिमांड बढ़ी बेटा? किस चीज के लिए कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस शिफ्ट हुआ? रजाई। वाह, रजाई के अलावा अभी समझ, हर जगह इंसान रजाई लेके तो घूमेगा नहीं, तो सर गर्म चीजों की डिमांड बढ़ी, लाइक सर बोतल, हीटर की डिमांड बढ़ी बेटा। तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ठीक है। अरे पानी की बोतल बोल रहा है वो, गर्म पानी की बोतल, हाँ गर्म पानी की बोतल। हीटर की बड़ी सर, गीजर की डिमांड बढ़ी सर, है ना। और जिनके लगे हुए थे उनके तो बेटा, जिनके लगे तो ठीक है, जिनके लगे तो कोई दिक्कत नहीं। तुमने भी तो कहीं ना कहीं से क्या करा होगा, निकाला होगा। हीटर 24 के सॉरी 12 महीने थोड़ा ना घर में रखा रहता है खुला हुआ, अटाले में पड़ा रहता है, अटाले में से खोल के निकाल के रखते हो। हाँ, तो कहीं ना कहीं सर ऐसी चीजों का डिमांड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस कमोडिटी के फेवर में चला गया था। सिमिलरली गाजर का हलवा, ये सब चीजें सर्दियों में बनता है सर, है ना। दाल का हलवा सर, गजक, है ना। तिल के आइटम्स, तिल और गड्डू के आइटम है, हाँ। मक्के की वो सरसों की रोटी और सरसों की रोटी नहीं, मक्के की रोटी और सरसों की सब्जी, बाजरे का खींचड़ा, ये सब चीजों का डिमांड बढ़ा, हाँ, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस जगह चला गया था। पर वहीं ऐसी चीजें जो आपको ठंडी देती हो, आइसक्रीम वगैरह, इन चीजों का डिमांड कम हो गया था। तो अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के फेवर में है तो डिमांड होगा। वुलन क्लोथ, कितना अच्छा एग्जांपल दिया शोएब ने, तुम में से कोई नहीं बता पाया। वुलन क्लोथ का डिमांड बढ़ गया, बोला था क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी। तो अगर मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के फेवर में होगा तो डिमांड बढ़ेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कमोडिटी का अगेंस्ट में जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा। बात खत्म। आगे 5th पॉइंट, एक सेकंड उसको लूंगा, पहले दूसरा ले लूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ द कमोडिटी, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो ये कल 2 फैक्टर पढ़े थे, अभी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पढ़ा था, अगला फैक्टर जिसमें सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री आया, चौथा फैक्टर आपने पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कमोडिटी। तुमको क्या हुआ? तुमको क्या लगा, तुम क्या पढ़ रहे हो? तुमको लगा कहानियां सुना रहा हूं बैठा के, ये इतना खो गया पता ही नहीं चल रहा बोले पढ़ क्या रहे थे। आजा आजा, हाँ। नाउ नेक्स्ट देखने बच्चों, अगला जो फैक्टर जो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर सकता है वो है आपका एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। ये नहीं लिखा था क्या? तो क्या लिखा उसमें? पॉपुलेशन। हाँ तो पढ़ा तो अभी आएगा, वो बाद में लूंगा उसको बाद में।
तो कोई बात नहीं, लिख लो तो इसको। लिखवा रहा हूं ना, तुमको क्यों लिखवा रहा हूं? वाह, ये तो क्या बात हुई। अब देखो, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। अब देखो कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है। वैसे तो एक्सपेक्टेशन करना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। ओके, बट कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर बच्चों यहाँ पे समझो, कंज्यूमर यहाँ पे एक तरह का एक्सपेक्टेशन कर सकता है। तो एक्सपेक्टेशन जो होगा वो किसके रिगार्डिंग होगा? एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना, चेंज इन प्राइस। हाँ बोलना। वो वाली एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो डिमांड को अफेक्ट करेगा ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। वो है कि लाइक एक्सपेक्टेशन किसके रिगार्डिंग? चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इफ कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग कि यार आने वाले समय में ये कुछ चीजों का डिमांड क्या हो जाएगा, ये कुछ चीजों का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसा कि हमको बजट देख के लगा कि भाई आने वाले समय में मोबाइल फोन, ये सब चीजों का प्राइस बढ़ सकता है। तो सबसे पहला थोड़ा दिमाग में किसके क्या आएगा? ये आएगा कि अगर मैं कोई फोन लेने का सोच रहा था आज से 2-3 महीने बाद, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो फोन मैं आज ही या इसी महीने ही क्या कर लूं, परचेस कर लूं, इससे पहले कि बजट का इम्पैक्ट मेरे को देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या चीज मैटर कर रही है? अभी पता नहीं है कि पक्का प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बट हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या पता वो जो कंपोनेंट हम इंपोर्ट करने वाले थे, क्या पता हम इसको इंडिया में ही प्रोड्यूस कर लें, तो उसका प्राइस फिर बढ़े ही नहीं जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। तो इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट, ध्यान रखना, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट व्हाट, अ राइज इन प्राइस, क्या? अ राइज इन प्राइस, इंक्रीमेंट इन प्राइस, है ना, इंक्रीज इन प्राइस वी कैन से। तो बेटा, तो बेटा राइज इन प्राइस, तो डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी, जिसका प्राइस का आपने एक्सपेक्ट किया कि वो उसका प्राइस बढ़ेगा, तो उसी कमोडिटी का डिमांड विल इंक्रीज। प्रेजेंट में उसका डिमांड बढ़ जाएगा, है ना, बिल्कुल। अभी ये स्पेक्यूलेशन है सब, जहां जहां स्पेक्यूलेशन है वहां ऐसे ही होता है। अगर मुझे बोला, ये शोएब नहीं, ये क्या नाम है अपने बच्चे का, अख्तर बोला कि सर मेरे को मेरे हिडन सोर्सेस के थ्रू पता चला है कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल का प्राइस होने वाला है 200 रुपए पर लीटर। तो मैं क्या करूंगा? मैं अभी घर भागूंगा, मेरे घर में जितने बर्तन, जितने मग्गे, जितनी गाड़ियां हैं, मैं सबकी टंकियां फुल करा लूंगा। देते नहीं है, तो मैं गाड़ियां भर भर के फिर घर में ऐसे वो पाइप से लेके वो खाली खाली करूंगा, फिर वापस गाड़ी लेके जाऊंगा। समझ रहा है? ऐसा किया था मैंने एक बार, पेट्रोल मेरे पेट में चला गया, और ज्यादा मैंने ऐसा खींच लिया था उसको। उसके बाद जो मुझे वो क्या कहते हैं, डका रहे हैं उसकी पेट्रोल की, बाप रे, बड़ा ही वाहियात टेस्ट, और बड़ा ही वाहियात टेस्ट था वो पेट्रोल का, आई मस्ट से। खुशबू मैंने 2-3 बार तो फिर वो गार्गल वगैरह किया था कि उसका। हाँ, मेरी बहन से ये बोला, मैंने आग को दूर रखना मुझसे भी, अंदर से अंगारे निकलेंगे बाहर। तो यही होगा, है बेटा? अरे वो दूसरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कमोडिटी का प्राइस अभी बढ़ने वाला है, तो इससे पहले उसका प्राइस बढ़े मैं क्या कर लूंगा, उसको खरीद लूंगा। तो अकॉर्डिंगली डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, फिर वहीं दूसरी तरफ, नाउ दूसरी तरफ, हाँ वाइस वर्सा भी ले सकते हो, और नहीं तो मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं, तो इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट व्हाट, अ फॉल इन प्राइस, तो अकॉर्डिंगली डिमांड उस कमोडिटी का क्या हो जाएगा, डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी विल डिक्रीज। मेरे को लग रहा है नहीं यार, सोने का भाव आने वाले समय में कम होगा, बता रहा हूं। जैसा कि हमको बजट देख के पता चला, अखबार में ये खबर भी आई थी कि शायद सोने का दाम कम हो सकता है। अब वो देखना पड़ेगा कम होता नहीं होता है ना? वैसे तो होना चाहिए कम। नहीं, मेरे को तो लेना नहीं है। नहीं, अरे यार,
तो शादी करूंगा तो जो उधर से आएगी वो सोना खरीदेगी ना, मैं क्यों खरीदूंगा सोना? मुझे भी खरीदना पड़ेगा सोना। मैं मना कर दूंगा फिर नहीं खरीदना सोना। हाँ नहीं करनी शादी। हाँ तो देखो, हाँ 3 गुना दहेज मांगूंगा तो 1 गुना वापस दे दूंगा ना उनको, बोले 3 तुम लेकर आओ, फिर उसमें से 1/3 पोर्शन वापस दे देंगे उनको, हो गया मेरी तरफ से। वैसे मैं सपोर्ट नहीं करता डाउरी, ओके। हाँ, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन प्राइस अकॉर्डिंगली डिमांड विल, मुझे लग रहा है, अरे शांति रख, तेरे को 3 जोड़ों में भेजूंगा यहां से, समझ रहा है? अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि सोने का भाव गिरने वाला है, तो क्या आज तुम सोना खरीदोगे? नहीं, हम सोना कब खरीदेंगे? जब उसका प्राइस गिर जाएगा। तो प्रेजेंट में उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर की डिमांड को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। सिमिलरली अगर हमको ऐसा पता होता है कि यार ये जो मोबाइल है ना, इसका नया वर्जन आने वाला है, तो क्या हम हमारी डिमांड को पोस्टपोन करते हैं? हाँ सर करते हैं। ऐसा होता है ना कि हम कोई मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हैं, मुझे कोई बोले कि रुको 1 महीना ठहर जाओ, 1 महीने बाद इसका एक नया जो है वर्जन आने वाला है, इससे एडवांस होगा, 5G होगा उसमें, तो क्या तुम अपनी डिमांड को पोस्टपोन करोगे? यस सर। तो अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी अगर कंज्यूमर क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है, तो कंज्यूमर उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर लेता है, तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसने नहीं करा था वेट, बेकार की, कोई बात नहीं। हम हमेशा सस्ते के पीछे भागे जरूरी नहीं है। कभी कभी कंज्यूमर क्वालिटी को भी प्रेफर करना चाहता है। समझ, तू सस्ता मिल जाएगा तेरे को, सुन मेरी बात सुन, आईफोन दिला देते तेरे को पुराना 6, पर तू लेना चाहेगा क्या? पड़ा है, बट मुझे तू ऑफर करेगा तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि आउटडेटेड हो गया ना कहीं हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी तो चाहिए, समझ रहा है वो चीज। अगर ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट काम ही नहीं करता फैक्टर, तो क्या कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करता? नहीं करता, है ना? तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तो हमारी डिमांड को अफेक्ट करता ही है ना। तो क्या जरूरत थी फोन में, तो पहले एक कैमरा आता था, क्या जरूरत थी 3-3 कैमरे घुसाने की, 4-4? मालूम पड़ा एक समय ऐसा आएगा पीछे बैक कवर होगा ही नहीं, पीछे सिर्फ कैमरा होगा, समझ रहे हो? हाँ हाँ, बोले कैमरे ही कैमरे, पूरा बैक कवर कैमरा। अब बोलो, बोले DSLR भी फेल। हाँ, बोले मालूम पड़ा वो क्या, फोन फोन की तरह कम काम कर रहा है, सिर्फ कैमरे की तरह काम कर रहा है। खैर, तो फिफ्थ ये फैक्टर था। अब नेक्स्ट फैक्टर जो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, अब सुनो बच्चों, ये 5 फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों को ही अफेक्ट कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड 2 तरह का डिमांड होता है, और मैंने कहा था कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो दोनों की ही डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कॉमन होते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो केवल और केवल मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ये 5 ऐसे फैक्टर है जो दोनों यानी इंडिविजुअल प्लस मार्केट डिमांड दोनों को अफेक्ट करते हैं। बट अब मैं कुछ ऐसे फैक्टर लिखने वाला हूं जो केवल और केवल मार्केट मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल का ऐसा कोई फैक्टर नहीं जो इंडिविजुअल को करे। ठीक है टीशा? हाँ, अरे नाम याद कर रहा था मैं उसका। तो अब जो अपन फैक्टर लिखने वाले हैं सर, ये कौन से फैक्टर हैं सर? ये वो फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करेंगे? ओनली मार्केट डिमांड को। और ध्यान रखना ये ऊपर 5 फैक्टर जो लिखे थे ना, ये भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। हाँ, पर ये जो अब लिखने वाले हैं ये एक्सक्लूसिवली मार्केट डिमांड को ही अफेक्ट करते हैं। तो लिखे हो तो अच्छी बात है ना, तो भाई मैं पढ़ाऊं नहीं इधर। हाँ, पॉपुलेशन एस्पेक्ट, और देखना अगर कोई नया मिलता तो लिख लेना, नहीं मिलता तो यार देख चलने दो। पहला चीज, साइज ऑफ द पॉपुलेशन या नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, जो भी आपको अच्छा लगे। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, आप समझो कोई गांव है, वहां सिर्फ 100 घर हैं, और एक शहर है जहां पे करोड़ों की आबादी है, तो बताओ कौन से मार्केट का डिमांड ज्यादा रहेगा? शहर की डिमांड ज्यादा रहेगी। तो कहीं ना कहीं साइज ऑफ द पॉपुलेशन ने क्या करा? डिमांड को, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करा। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन कहीं ना कहीं हमारी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है, यानी पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है कि अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड, मार्केट डिमांड ज्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन कम है तो मार्केट डिमांड कम होगी। समझ में आई बात? एक ये फैक्टर हुआ। फिर एक फैक्टर ये हो सकता है बच्चों इसमें आपका
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इसको समझना, थोड़ा गहरा पॉइंट है ये कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैं एक वेंडर हूं, मैं ये पेन बेचने आया क्लास में, ठीक है, मैं ये पेन बेच रहा हूं 400 रुपए का। ओके, तो बताओ तुम में से कौन कौन है जो भी ये पेन खरीदने की क्षमता रखता है? तेरे पास कितने रुपए हैं? तुम्हारे पास नहीं है पैसा तो तुम ये पेन नहीं खरीद सकते, तुम निकलो यहां से। तुम्हारे पास 20 रुपए हैं, नहीं पेटीएम नहीं, कैश की बात हो रही है। अभी कितना कैश है तेरे पास? 5 रुपए, चटको यहां से। तेरे पास कितना कैश है? कैश कितना है? नहीं है, तुम भी नहीं। तुम्हारे पास कैश है बेटा 130, तुम भी नहीं खरीद पाओगी। तुम्हारे पास कितना कैश है? 1200 रुपए, 500 रुपए, ये बच्ची में दम है ये 400 रुपए का पेन लेने का। तेरे पास कितने सुमित? 100 रुपए, तू भी नहीं खरीद पाएगा, तू 50। तो समझो समझो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है इनकम का। तुम सबके पास तो कम कम किसी के पास कुछ भी नहीं है। इसके पास 500 है, मेरे पास 2-3 हजार है, और तुम्हारे पास 100-200 है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है किसका? इनकम का। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये जो कमोडिटी है इसका डिमांड क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा, एक ही जना खरीद पाएगा। बट समझो अगर यही इनकम का क्या होता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता, मेरे 2000-3000 मिला के और अपन तुम्हारे सबका पैसा मिला के उसको अपन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते। समझो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जन है अपन, और मेरे पास 3200 अपन सबके मिला के हो जाते हैं। तो 3200 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा? 400 रुपए। तो तुम सबके पास 400 जाएंगे, यानी कि अकॉर्डिंगली इस पेन का डिमांड क्या हो सकता है? 1 यूनिट से 8 यूनिट तक बढ़ सकता है, फ्रॉम 1 यूनिट टू 8 यूनिट बढ़ सकता है। नहीं अभी नहीं कर रहा, मेरे को ये पेन बेचना ही नहीं अभी, नहीं। अरे बात यही नहीं कि यूज का, बात समझो, नॉर्मल पेन है। हाँ, तो क्या हुआ, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, समझो अगर इकोनॉमी में, समझना, अगर इकोनॉमी में क्या है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। सबसे पहले क्या लेके चल रहा हूं? इक्वल है। तो बच्चा समझना, नॉर्मल गुड्स का डिमांड, नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या होगा? हमेशा इंक्रीज होगा। देखा ना अभी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया तो सब लोग कैपेबल बन गए वो चीज खरीदने के लिए, तो डिमांड अकॉर्डिंगली बढ़ गया। बट अगर इकोनॉमी में या मार्केट के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? इनकम का, तो बेटा, तो बच्चा नॉर्मल गुड्स का डिमांड है ना, कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली क्या रहेगा? थोड़ा कम रहेगा। ओके, ओके। बट इधर एक ट्विस्ट है बेटा कहानी में। ये तो नॉर्मल गुड्स की बात करी, किसकी बात करी? नॉर्मल गुड्स। अब मैं आ जाऊं लग्जीरियस गुड्स की बात करूं। किसकी बात करूं? लग्जीरियस गुड्स, ऐसे गुड्स जो आप अपनी लग्जरी के लिए खरीदते हो, अपने आराम के लिए खरीदते हो। हाँ, तो बच्चों ध्यान दे बेटा, है ना, ये इक्वल में ले रहा हूं मैं इधर लग्जीरियस गुड्स का। तो समझो अगर इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का और मैं लग्जरी गुड्स बेचने आता हूं, तो कितने लोग वो चीज परचेज कर पाएंगे? ज्यादा डिमांड नहीं होगी वहां पे। क्यों? क्योंकि सभी के पास क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ इनकम है, और सभी का इनकम लेवल फिर क्या होगा? कम होगा। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो बहुत ज्यादा अमीर हो। तो अकॉर्डिंगली लग्जीरियस गुड्स का डिमांड उस इकोनॉमी में क्या रहेगा, या उस मार्केट में क्या रहेगा? कम रहेगा। क्योंकि सर हम लोगों ने पढ़ा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कौन सी इकोनॉमी में देखने को मिलता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो थोड़ी कम रहती है, अकॉर्डिंगली वहां पे लग्जरियस गुड्स का डिमांड भी क्या रहता है? कम रहता है। याद आया? है लिंक चीजों के बीच में। अकॉर्डिंगली ऐसा इकोनॉमी जहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, जैसे हमारी कंट्री, तो क्या हमारी कंट्री में लग्जरी गुड्स का डिमांड ज्यादा है? बिल्कुल है, ज्यादा सर। जो लोग अमीर हैं, जिनके पास अच्छा खासा इनकम का सोर्सेज है, उनके आप देखो, है ना, तो लग्जरियस गुड्स का डिमांड क्या है हमारे यहाँ? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कुछ लोग गरीब हैं माना, बट कुछ लोग इतने अमीर है जो आराम से एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। अपनी क्या बात करते हो? अरे पीछे रामू काका का घर देखो, पीछे क्या घर बना रखा है,
ज्यादा दिक्कत है तो ये गली में निकलते हो ना, तो इधर लेफ्ट कॉर्नर में एक घर आता है बहुत बड़ा सा, उसको देख लेना। श्यामा? नहीं यार, माफ कर दो यार, नहीं देखा तो। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी क्या करता है, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। ये ध्यान रखना, अगर नॉर्मल गुड्स है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड ज्यादा रहेगा, अनइक्वल में कम रहेगा। बट अगर लग्जरियस गुड्स है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड कम रहेगा और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड ज्यादा रहेगा। आ रहा है समझ में सबको? ओके। अगला जो फैक्टर है जो आपकी मार्केट डिमांड को अफेक्ट कर सकता है बालक एवं बालिकाओं, वो है कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, समझ बेटा, एक ऐसा पॉपुलेशन है जहां पे सिर्फ बुढ़े बुढ़े रहते हैं, है ना? तो क्या लगता है कौन से गुड्स का डिमांड ज्यादा होगा? सर वहां पे मेडिसिन का डिमांड ज्यादा होगा। किसका? कॉबलर का? अच्छा, मफलर का। वहां पे मेडिसिन वगैरह का डिमांड ज्यादा होगा, है ना? पागल है ये। कुछ नहीं कर सकते। ताश? अरे यार ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे। भगवान की जो चीजें होती हैं उनकी डिमांड ज्यादा रहेगी, क्योंकि बुढ़े लोग बेचारे भजन कीर्तन में मस्त रहते हैं अपने, तो मेडिसिन वगैरह का डिमांड ज्यादा रहेगा। बट समझो एक ऐसा पॉपुलेशन है जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वहां पे सर टॉयज वगैरह, बुक्स वगैरह, इनका डिमांड ज्यादा रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से कॉम्पोजिशन ऑफ गुड्स भी क्या, सॉरी, कॉम्पोजिशन ऑफ दी पॉपुलेशन भी क्या करता है, डिमांड को अफेक्ट करता है, कि किस तरह का पॉपुलेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसका, वो भी क्या करता है, डिमांड को अफेक्ट करता है ना? फिर और क्या था? बस पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। और तो नहीं है कोई एक्स्ट्रा फैक्टर? देख लो एक बार, अदर फैक्टर्स में क्या क्या है। क्या मैरिटल? अच्छा, मैरिटल स्टेटस। हमको तो क्या पता, हम तो शादीशुदा ही नहीं है। हाँ, ये बात भी है। अगर कोई सिंगल पर्सन है तो उससे पूछा जाए तो वो मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करेगा, बट अगर कोई शादीशुदा पर्सन है जिसके 2 3 4 बच्चे हैं तो वो कार खरीदना पसंद करेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी क्या कर रहा है, उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बट ये जो फैक्टर्स जो हमने यहाँ लिखे सर, ये मेन फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इन्हीं पे मेन क्वेश्चन बनता है आपका। इसमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी अकेला फैक्टर था जो डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट कर रहा था। बाकी के जितने भी फैक्टर्स आपने पढ़े, वो किसको अफेक्ट कर रहे थे बच्चों? डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बाकी के सारे फैक्टर्स किस में आते हैं? बाकी के सारे फैक्टर्स आते हैं बच्चों फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो यहाँ पे बाइफ्रिकेशन कर ले अपन दोनों का, यहीं पे बाइफ्रिकेशन कर ले अपन दोनों का कि एफओटीपी में कौन कौन आता है। तो देखो बच्चों, एक तो होता है प्राइस, एक होता है फैक्टर अदर देन प्राइस। तो प्राइस का रिलेशन क्वांटिटी डिमांडेड से, एफओटीपी का रिलेशन डिमांड से। पर सर एफओटीपी में आखिर आता कौन कौन है? तो एफओटीपी में आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन, है ना, पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन एन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाईडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ओके, और कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप चाहो तो ये भी, ये इनके शॉर्ट, ये एक तरीके से हम इनको डिनोट इन साइन से करते हैं। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हाँ, है ना, वाई यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पीआर यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टी यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई एक्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, ई एक्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन लिखवाया था ना अभी एक पॉइंट, भूल गई? कोई बात नहीं। फिर एन बोले तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन या नंबर ऑफ कंज्यूमर भी बोल सकते हो उसको आप चाहो तो, और वाईडी बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमारी यानी कंज्यूमर की डिमांड को क्या कर सकते हैं सर, अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है सर? तो यहां तक हमारे सारे फैक्टर हुए, यानी कि यहां तक का एक पार्ट हुआ। अब अगला जो पोर्शन अपन को पढ़ना है इसके अंदर चैप्टर में, है ना, सप्लाई नहीं, रुक जाना, तू कहां भाग रहा है?
तो ये डिमांड के बेसिक्स थे सर, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करा है ना। फैक्टर्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे सारे के सारे। डिमांड डिस्टिंक्शन। अब जो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है लॉ ऑफ डिमांड वाला पोर्शन, यानी इसका बी पार्ट। ए पार्ट हमारा हो चुका है चैप्टर का पूरा। एक बार कल हम इसको पहले क्लास स्टार्ट करने से कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो फटाफट से इसको पूरा रीड करके देख लेंगे। तुम लोग एक काम करना, मैं क्यों रीड करूं, तुम लोग के पास टाइम है, तुम लोग कल घर से रीड करके आना, और कुछ ऐसी चीज मिलती जो नहीं है या जो मैंने कवर नहीं करी तो उसको बताना, अपन उसको कवर कर लेंगे। एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करके अपन कल क्या स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, यानी पार्ट बी स्टार्ट करेंगे अपन इस चैप्टर का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना। वाई यानी इनकम, डी यानी डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। क्लियर है बच्चों, स्कीम समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो मिलता है कल के सेशन में जहां हम आगे का इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। कौन सा, ये नोट्स को सेव करना है, क्यों, अरे सेव होगा और भेज दिया मैंने, समझ रहा है। अबे कहां चला गया, ओ भाई हट गया वो, नहीं नहीं ये रहा ना, ऐसे क्यों बोल रहे थे, बच गया, हो गया सेव ये अपने आप शायद। अबे तो अपने आप भी हाईलाइट वगैरह भी हो गया, अच्छा मैंने हाईलाइट कर लिया क्या, कॉपी सेंड हो जाएगी ना इसकी, मेल कर देता हूँ ना मैं खुद ही को कॉपी, तो ये एक सही काम हो जाएगा। एक सेकेंड, चलो बच्चों मिलते हैं कल तुमसे, बाय बाय।